थे वही शुरू करते हैं। अगस्त ऑफर से हम बात शुरू करते हैं कि अगस्त ऑफर में जो कुछ, पहली बात सवाल देखिए, आप प्रीलिम्स का सवाल देखिए इस समय, अगस्त ऑफर फेल क्यों हुआ? तो दो सवाल आपका होगा, एक अगस्त ऑफर व्हाट इज दिस, ये है क्या? दूसरा व्हाई इट इज फेल्ड, यह फेल क्यों हुआ? अगस्त ऑफर क्या है और यह फेल क्यों हुआ? तो अगस्त ऑफर के 3 प्रोविजंस थे, हम लोगों ने पहली बात की थी। वो प्रोविजंस क्या क्या थे अगस्त ऑफर के, उसको हम फिर से आप रिवाइज कर देते हैं। यू हैव द सम, एक क्या था? एक्सपेंशन ऑफ वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्सपेंशन, जो गवर्नर जनरल वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसका एक्सपेंशन। दूसरा व्हाट इज द सेकंड इशू? द सेकंड पॉइंट था कि माइनॉरिटी एश्योरेंस, इससे आपको याद आ जाएगा, माइनॉरिटी एश्योरेंस, कि माइनॉरिटी को एश्योरेंस दिया जाए कि क्या दिया गया कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जो उनके इंटरेस्ट को हार्म करेगा। थर्ड क्या था? वॉर के बाद न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, there were 3 provisions. पहला एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, और इसके साथ आप एक और जोड़िए, एडवाइजरी वॉर काउंसिल। एक एडवाइजरी वॉर काउंसिल बनाई जाएगी, इस जो तुरंत बनाई जाएगी। दूसरा माइनॉरिटी वेयर एश्योर्ड, माइनॉरिटी एश्योरेंस क्या है? तीसरा युद्ध के बाद जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है आफ्टर द वॉर, जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है आफ्टर वॉर जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा एक नया संविधान बनाया जाएगा। अब इन्हीं तीनों के बीच में कारण, इन्हीं में अगस्त ऑफर फेल हुआ है। तो अगला सवाल क्या है? अगस्त ऑफर फेल क्यों हुआ? जो गारंटी मांगी गई, अब इसकी गारंटी मांगी किसने? इसकी गारंटी मांगी मुस्लिम लीग ने। माइनॉरिटी एश्योरेंस की गारंटी मांगी मुस्लिम लीग की, और कांग्रेस की डिमांड क्या थी? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। यह डिमांड थी मुस्लिम लीग, यह डिमांड थी कांग्रेस। तो यह अगर 2 डिमांड ध्यान में लिया जाए तो यहां पर कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने इसका एक्सेप्शन लिया, कांग्रेस ने इसका एक्सेप्शन लिया। माइनॉरिटी एश्योरेंस क्लास का एक्सेप्शन कांग्रेस ने दिया। उससे क्या हो गया कि यह जो क्लॉज है, यह जिन्ना को एक तरह का वीटो प्रदान कर रहा था, और जो मुस्लिम लीग थी वह इसके फेवरेबल नहीं थी। मुस्लिम लीग वॉज नॉट फेवरेबल टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए संविधान के प्रति मुस्लिम लीग पूरी तरह से फेवरेबल नहीं थी, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में नंबर मैटर करेंगे, और हिंदुओं का नंबर ज्यादा था। इसलिए मुस्लिम लीग को लग रहा था कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जहां पर नंबर एक महत्वपूर्ण भूमिका का अदा करेंगे, वहां हिंदुओं के साथ इक्वलिटी नहीं हो सकती है। दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, what was the August offer and why it is failed? It is clear or not clear? Tell me. अब आते हैं क्वेश्चन पे। कम ऑन द नेक्स्ट इशू, क्वेश्चन इसको क्लियर नहीं हुआ ये
किसको यह क्लियर नहीं हुआ? फास्ट बोलना। जिसको क्लियर नहीं हुआ, आई विल ट्राई टू अगेन। अब क्रिप्स मिशन क्या था? क्लियर, नॉट क्लियर? क्लियर। क्रिप्स मिशन क्या था? अब क्रिप्स मिशन बोल रहा था ए न्यू सेटअप इंडियन यूनियन डोमिनियन स्टेट्स। पहली बात, एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी सेटअप की जाएगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा दो कंडीशन पे। पहला, एनी प्रोविंस जो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हुआ है, जो नए संविधान को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हुआ है, वह इंटाइटल है टू फ्रेम बाय सिमिलर प्रोसेस ए काउंसिल ऑफ देयर कोड, और उसको भी वही सेम स्टेटस मिलेगा एज द इंडियन यूनियन। और जो इंडियन स्टेट थे वह सिमिलरली फ्री थे एडहियर टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ। ये क्या थी? यह प्रावधान देश को विभाजित करना था। तो अगर यह सवाल आता है कि क्या क्रिप्स मिशन के प्रावधान देश को विभाजित कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो आपको यहां से यह सीधा सीधा आप मिल रहा आंसर कि जो क्रिप्स मिशन के प्रावधान है, यह क्रिप्स मिशन के प्रावधान पूरी तरह से देश को विभाजित कर रहे थे, देश को तोड़ रहे थे। तो पहली ही बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज क्या है कि अगर आप कभी इस पर आप अगर सवाल आता है तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप इन जगहों से, इन प्रोविजंस, इन प्रावधानों से आप अपनी बात कहना चाहते हैं। तो क्रिप्स मिशन की पहली ही महत्वपूर्ण चीज क्या थी कि क्रिप्स मिशन की जो एक पूरी बात थी, वह एक देश विभाजन की सीमा, देश विभाजन की तोड़ की बात करी। दूसरी बात, सेकंड कंडीशन, signing of a treaty to be negotiated between the British government and constitution making body. Complete transfer of responsibility from British to Indian hands. अब फिर आ गया racial and religious minorities। जो दूसरा कंडीशन देखने की कोशिश करें आप, तो अगर क्रिप्स मिशन की पहली बात देखें तो क्रिप्स मिशन का पहला बात कह रहा था कि सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रपोज करती है, स्टेप्स शुड बी टेकन टू क्रिएट ए न्यू इंडियन यूनियन विल हैव द फुल स्टेटस ऑफ यूनियन। पहली बात आप कहेंगे कि क्रिप्स मिशन में क्या पूर्ण स्वतंत्रता की बात थी? तो क्रिप्स मिशन में पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं थी, यह डोमेन स्टेटस पर। एक बहुत बड़ा एक सवाल अक्सर आता है कहते हैं मेंस में कि गांधी जी ने कहा था क्रिप्स मिशन इज ए पोस्ट डेटेड चेक। तो अगर आप उस सवाल को हैंडल करेंगे तो आपको डोमेन स्टेटस के इशू को भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो पहली बात क्या थी कि फुल स्टेटस ऑफ द डोमेन स्टेटस की बात हुई। दूसरा, जैसे ही युद्ध समाप्त होगा एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बने, जैसे हॉस्पिटल फिनिश होगी एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बने। तीसरी बात, ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरटेक कर रही थी और एक्सेप्ट कर रही थी इंप्लीमेंटेशन, द फॉर्मेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जाएगा उस कॉन्स्टिट्यूशन की दो कंडीशंस होंगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा that constitution will have the two conditions. पहला, any province or provinces, कोई भी province जो इस बात में तैयार नहीं होगा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार करने में, वह सिमिलरली एक अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस बना सकता है और उसको वही स्टेटस प्राप्त होगा, सेम फुल स्टेटस एज द इंडियन। जैसा इंडियन यूनियन के पास है सेम स्टेटस उसके पास होगा और इंडियन स्टेट्स भी फ्री होंगे टू अब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा इंडियन स्टेट्स माने या न माने फ्री होगा। क्लियर और नॉट क्लियर?
अब सेकंड कंडीशन आते हैं, इट वॉज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी कि सेकंड कंडीशन थी कि साइनिंग ऑफ द ट्रीटी टू बी नेगोशिएटेड बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी होगी, इनके बीच में एक ट्रीटी साइन की जाएगी। तो उन दोनों के बीच ट्रीटी साइन की जाएगी जो सारे मामलों को निपटाएगी, वह मैटर जो ट्रांसफर से उत्पन्न होंगे, और उसमें रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटी के इश्यू को एड्रेस किया जाएगा। उसकी अंडरटेकिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। अब जो सेकंड कंडीशन थी, अगर इसको देखा जाए तो जो प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस और माइनॉरिटीज था, यह एक ऐसा इशू था कि वह ऐसा, इसके आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती थी। और जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन न बनाया जाए, British government must retain the control of the defense of India as part of their World War effect. Got it? World War effect को अब देखिए, अगर आपको यह प्रोविजंस याद नहीं होंगे तो आप किस किस्म का सवाल नहीं हल कर सकते। You have to remember these provisions at any how. तो जब तक न हो जाए तब तक अपने हाथ में वो रखेगी। तो जो मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के हैं, वह मटेरियल जो रिसोर्सेज है वो उनके पास है, और ब्रिटिश और इंडिया के लोग उस पर प्रॉफिट करें। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि जो ये क्रिप्स मिशन तक जो प्रस्ताव चल रहा था, उसमें वर्चुअली कजे और बोथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग, यहां पर अगर देखें तो यहां पर क्रिप्स मिशन की बात को एनालाइज करने की कोशिश करें तो मुस्लिम लीग की और कांग्रेस की, दोनों की सारी डिमांड कंसीड हो गई थी। मैक्सिमम डिमांडें उन्होंने कंसीड करी थी। जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी, उन्होंने पैरा 3 भी कंसीड कर ली थी। अब यह रिजेक्शन क्यों हुआ? अब इसके बाद यह रिजेक्शन होता क्यों? व्हाई इट हैज बीन रिजेक्टेड? व्हाई रिजेक्टेड? रिजेक्शन हुआ मेनली ड्यू टू 3 रीजंस। फर्स्ट, अब ये एबीसी देखिए आप, deep rooted distrust of the British, और एक जो सस्पिशन था ऑफर को लेकर। सेकेंड, जो ग्रोइंग बिलीव था कि ब्रिटेन की हालत खराब हो रही है, जर्मनी के खिलाफ हालत खराब हुई, ब्रिटेन जो है हार सकता है। और जो तीसरा क्लॉज था वह लीड करना पार्टीशन ऑफ इंडिया। जो थर्ड क्लॉज दिया था वह पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए किया है, जिसका अपोज हो रहा था बाय एवरी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट मुस्लिम लीग। क्लियर? थर्ड क्लॉज क्या था वो फिर से देखिए, अगर आप नोट किया हो, जिसमें उन्होंने 2 कंडीशन रखी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? अगेन आर यू सी द थर्ड क्लॉज, सी जहां पर 2 कंडीशन थी। See the conditions. It is the first condition and it is the second condition. यह 2 कंडीशंस जो थी, यह कंडीशंस के कारण देश के विभाजन का खतरा उत्पन्न हो चुका था। और इसलिए यह जो क्रिप्स मिशन था, इस क्रिप्स मिशन में जो रिजेक्शन का इशू आ रहा था, इसलिए आ रहा था कि जो क्लॉज 3 था, यह इस बात की तरफ बढ़ रहा था कि इंडिया पार्टीशन हो जाए, और इसको सबने अपोज किया था एक्सेप्ट मुस्लिम लीग। हिंदू महासभा किसी भी ऐसी पार्टी ऐसे भी प्रस्ताव का समर्थन करने से बच रही थी जिसमें भारत का पार्टीशन। लिबरल पार्टी ने अपोज किया, लिबरल पार्टी ने ऐसा अपोज किया। अब मुस्लिम लीग ने डिमांड किया डेफिनिट प्रोनाउंसमेंट इन फेवर ऑफ पार्टीशन। जो डिप्रेस क्लास था, इसने रिजेक्ट किया।
सिख ने रिजेक्ट किया, एंग्लो इंडियन ने रिजेक्ट किया, इंडियन क्रिश्चियन ने। तो मोस्ट ऑफ द रूम अपोज रिजेक्शन ऑन क्रेशन बैंक would be personal. यहीं से सवाल बार बार आता है कि क्यों कहा जाता है इसको पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रेशन बैंक। तो अगर हम देखें तो जो प्रपोजल ऑफ क्रिप्स थे फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये रिसीव किए गए, लेकिन जो अटेंशन था कांग्रेस का अदर पब्लिक का बहुत कम था। जो जनरल फीलिंग थी वह क्या एक्सप्रेस हो रही थी, वह कह रही थी कि जो वह लगातार मान रही थी कि यह एक पोस्ट चेक है और कैसे बागी इसने कहा भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रोइंग बिलीव दैट ब्रिटेन बी वर्स्ट, जो ब्रिटेन का एक हार दिख रहा था बैटल में, तो एक ऐसा बैग था जो फिनिश हो रहा है वह पोस्ट डेटेड चेक दे रहा है। यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसके कारण एक बिलीफ आ रहा था कि यह कुछ कर नहीं सकते हैं। जो कांग्रेस रेजोल्यूशन था उसने क्या बोला था, इन टुडेज ग्रेव क्राइसिस it is the present that counts and even proposals for the future important so far as they affect the present। कहा वही प्रपोजल इंपॉर्टेंट है जो प्रपोजल प्रेजेंट को इंपैक्ट करते हैं। कांग्रेस में और क्रिप्स में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के फैक्टर कांग्रेस इस इंसिस्ट कर रही थी इस मस्ट बी ए कैबिनेट गवर्नमेंट विद फुल पावर। जो क्रिप्स ने पहले सजेस्ट किया बाद में विड्रॉ कर दिया। अब हम क्रिप्स मिशन के इस कैरेक्टर को थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें कि क्रिप्स मिशन के इस कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा था। अगर आप लोग क्रिप्स मिशन के उस बैकग्राउंड पे जाएं तो क्रिप्स मिशन भारत आया तो हमें वो एक पार्ट और समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्स भारत में आया थोड़ा बात और समझते हैं। ये सब इतनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो उसको डिटेल पढ़ना पड़ता है। क्रिप्स भारत क्यों आया, क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, वाई क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया। क्या ब्रिटिश चाहता था कि भारत में किसी भी तरह की सरकार स्थापित हो जाए। अगर इसको हम 15 फरवरी 1942 से देखें, 15 फरवरी 1942 जब सिंगापुर का खत्म कर रहे, सिंगापुर जब सिंगापुर का पतन हो गया तो और उसके बाद 8 मार्च को रंगून और 23 मार्च को 8 मार्च और 23 मार्च रंगून और अंडमान। 8 मार्च को रंगून और 23 मार्च को अंडमान। तो सिंगापुर, रंगून, अंडमान तीनों का पतन हो गया। अब अंग्रेजों को यह लगा कि नाउ दे नीड इंडिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया। ऐसे सवाल बनाते हैं यूपीएससी वाले, ऐसे सवाल बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाई क्रिप्स मिशन केम। तो लेट्स एग्जामिन फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट्स कि क्रिप्स मिशन क्यों आया। तो पहली बात क्या हो गई कि क्रिप्स के आने का मतलब क्या था कि अगर एक लाइन का सवाल देना हो, भारतीय जनमत को अपने साथ करना। They wanted to have the Indians with themselves. That's why the Cripps mission came in 1942. अब अगर हम थोड़ा सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स देखें तो चर्चिल और रूजवेल्ट इन दोनों में बातचीत चल रही थी। तो चर्चिल और रूजवेल्ट में जो बातचीत चल रही थी तो रूजवेल्ट ने चर्चिल को फोर्स किया क्या भारतीयों में भारत में सुधार लाओ। It was an insistence of the Roosevelt. अटलांटिक चार्टर था। उस अटलांटिक चार्टर के तहत उन्होंने इस बात को कहा कि भारत में सुधार लाया जाए
और इस बात को कहने के लिए कहा कि आप डोमिनियन स्टेटस तुरंत तब देने की बात आई, और वायस राय तो दो बात कही गई। जब ये कहा गया तो कहा डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ा दिया था, विस्तार कर दिया गया। तो डोमिनियन स्टेटस और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के विस्तार की बात हुई। अब जब क्रिप्स ने इंडिया में आकर ये सोचने की कोशिश की तो उन्होंने जो तीन बात कही, जो मैंने तीनों बातें कही, उनमें प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा चुनी गई संविधान निर्माण की सभा, जो अपनी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होगी, वह कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी को इलेक्ट करेगी। दूसरा, जो मैंने बोला, सम्मिलित होने का अधिकार। मैं जानबूझ के रिपीट करता हूं, आप लोग दिमाग में बैठ जाए कि जो भी चाहेगा, जो भी प्रांत चाहे, he wants to include himself or not include themselves। तीसरा, राजवाड़ों को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार। यहां जनता के आदमी नहीं आ रहे थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, they can send their own representative, they are not the representative elected by the people, वो उनके अपने इलेक्टिव। अब इन सब बातों पर बल दिया गया कि जब तक युद्ध के समय है, इनके साथ जब तक वॉर चलेगा, वॉर टाइम में, जब तक वॉर चलेगा, वॉर टाइम के समय में जो भारत की सुरक्षा का नियंत्रण निर्देशन है वह इंग्लिश के हाथ रहेगा। तो वॉर टाइम में जो डिफेंस है, कंट्रोल बाय इंग्लिश, इट इज कंट्रोल बाय इंग्लिश, या अंग्रेजों के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। अब क्रिप्स मिशन से यह कहने की कोशिश कर रहे थे, अब ये वर्ल्ड में एक मैसेज देना चाह रहे कि इंग्लैंड की जो कि रूजवेल्ट का दबाव था, अमेरिका का दबाव था, इसलिए वर्ल्ड में एक मैसेज देना चाह रहे थे कि अंग्रेजों की नीयत साफ है, कि दे हैव गुड इंटेंशन फॉर इंडिया। इसको क्लियर नहीं हुआ यहां तक। अब क्रिप्स मिशन को हम समझते हैं कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ क्रिप्स मिशन, कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ मिशन। अगर मिशन के कॉन्ट्रडिक्शंस को देखने की कोशिश करें कि कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिप्स मिशन में क्या क्या थे, तो क्रिप्स मिशन शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही जो क्रिप्स मिशन था उसमें कई तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस थे। अब जो क्रिप्स मिशन दिया गया था उससे क्रिप्स को बंधे रहने को कहा गया, या क्रिप्स मिशन के प्रावधानों से बने रहे। क्रिप्स नेहरू और आजाद के बातचीत करते समय उस सीमा, अब आते हैं फेल्योर में, वो उसी तरह पढ़ जाते हैं। जब क्रिप्स नेहरू और आजाद से बात कर रहे थे, नेहरू और आजाद, नेहरू और आजाद, he has crossed the limit, the brief which has been given to him। और कांग्रेस का रवैया उन धाराओं के प्रति बड़ा निगेटिव रहा है जिसमें शासकों द्वारा राजवाड़ों के प्रतिनिधियों के नामांकन की बात थी और प्रांतों के ऐच्छिक रूप से स्वीकार करने की बात थी। यह पाकिस्तान की संभावना की पहली स्वीकृति थी, पाकिस्तान की संभावना की, पॉसिबिलिटी ऑफ द पाकिस्तान। It is also a good question. First acceptance. पाकिस्तान की जो स्वीकृति थी उसका यह पहला एक्सेप्टेंस था, उसकी यह पहली स्वीकृति थी। और क्रिप्स मिशन जब तक भारत रहा, गांधी जी पृष्ठभूमि में थे और कांग्रेस की ओर बातचीत मिलनी कर रहे थे नेहरू और आजाद। अब क्रिप्स ने जो एक व्यवस्था भेजी, अब हम बात करते हैं क्रिप्स में एक जो गवर्नमेंट की बात चली, वह गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैबिनेट कैसे बनेगी। तो क्रिप्स की बातचीत में सारी बात डिफेंस की आती है, डिफेंस को कैसे हैंडल किया जाए। तो ये कहा गया, एक समझौते का सूत्र बनाया गया
कि जो कोई इंडियन हो वह डिफेंस को संभाले, डिफेंस को कोई इंडियन संभाले, लेकिन जो वॉर फील्ड है उसका जो लीडरशिप है वो कौन करेगा? इंग्लिश में करेगा। वॉर फील्ड पे जो काम करेगा लीडरशिप क्या करेगा? कोई इंग्लिशमैन करेगा। अब लेखकों और सेनापति यह सोच के बहुत चिंतित हो गए कि जो क्रिप्स है, देखिए फेल कैसे हुआ। उनको लगा बॉर्डर कौन थे? वह जनरल थे। ये लेखकों कौन थे? ये सब नाम याद होने चाहिए। ये वायसराय थे। इनको क्या लगा दिमाग को कि कांग्रेस को ज्यादा पावर दी जा रही है, कांग्रेस को क्रिप्स मिशन ज्यादा पावर दे रहा है, ज्यादा शक्ति लगेगा। और उन्होंने क्या किया? ये दोनों मिल गए चर्चिल से और उन्होंने इस मिशन को फेल कर दिया। तो आप ये भी देख सकते हो एग्जामिनेशन में कि ब्रिटिश खुद ही चाहते थे कि यह फेल हो जाए, और लिंडो और वेवल ठीक जो उन्होंने यह बात कही कि किस तरह से मंत्रिमंडल की योजना बनाई जाए और कैसे बने, इस सारे मुद्दे पर चलता रहा। अब नेहरू ने, देखिए नेहरू लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से समझौता हो जाए। इसका कारण क्या था? वाई नेहरू इंटरेस्टेड? जो जर्मनी था वह एक फासिस्ट कंट्री था। एक और अच्छा सवाल है कि नेहरू क्यों समझौता चाहते थे कि जर्मनी एक फासिस्ट देश था, तो और जो इंग्लैंड था वह जर्मनी के खिलाफ था, तो क्या चाहते थे कि फासिज्म के खिलाफ इंग्लैंड का साथ दिया जाए। तो एक जनवादी, जो एक कहा करते थे, जो कम्युनिस्ट कहा करते थे यह एक जनवादी युद्ध है। तो भारतीय जो इंडियन पीपुल है, यह जो इंडियन पीपुल है, यह इंडियन पीपुल लोग जो लोग हैं इस युद्ध में ब्रिटिश के साथ जाए। जब वर्किंग कमेटी के अधिकांश सदस्य और गांधी जी भी इस मामले में कुछ उदास रहे। अब नेहरू के साथ स्थिति क्या हो गई कि उनको समझ आया वो करे तो करे क्या। और उधर क्या है, क्रिप्स ने अपना पॉलिटिकल लाइफ बचाने के लिए सारा का सारा दोष किस पे डाल दिया? सारा का सारा दोष कांग्रेस पे डाल दिया। अगर हम क्रिप्स मिशन के कैबिनेट में, तो कैबिनेट था क्रिप्स मिशन का कैबिनेट किस तरह का कैबिनेट क्रिप्स मिशन बनाना चाह रहा था? जो स्टार्टिंग में क्रिप्स का एक राष्ट्रीय मंत्रिमंडल और वायसराय का सम्राट विभाग, एक संवैधानिक प्रमुख होने की बात कहना बशर्ते प्रतिरक्षा का विषय आरक्षित होता है। कैसा हो? अगर डिफेंस रिजर्व हो जाए इसके पास, ब्रिटिश के पास, तो वायसराय क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो जाएगा। वायसराय कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो जाएगा। और जो कैबिनेट बनेगी उस कैबिनेट में जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कैबिनेट की होगी। यह आरंभिक समय में वह कह रहे थे, लेकिन संयुक्त जो उत्तरदायित्व जो राष्ट्रीय मंत्रिमंडल संभव नहीं था, क्योंकि वायसराय की शक्ति और हस्तक्षेप के प्रयोग में कोई आश्वासन नहीं दे रहे थे। लेकिन यह संभव नहीं हो रहा था। क्यों? जो वायसराय की वीटो थी और वायसराय की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स थी उसके बारे में कोई भी बात नहीं कही जा रही थी। अब मेंस के लिए आप 4 लाइन लिखिए। देखिए आप लोग, जो क्रिप्स मिशन की सफलता है, लेट्स राइट 3-4 लाइन्स फॉर द मेंस। जो क्रिप्स मिशन की सफलता है, पहले हिंदी लिख लो फिर आपको इंग्लिश में इसको लिखा देते हैं। जो क्रिप्स मिशन की असफलता का जो दायित्व है पूरी तरह से अंग्रेजों पर जाता है। साथ में यह भी सत्य है कि अधिकांश कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में आरंभ से ही इसके प्रति उत्साह शायद नहीं था, और क्रिप्स मिशन के बाद तेजी से भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ संघर्ष की स्थिति बढ़ रही थी।
तब ऑन द इंग्लिश पार्ट लिख लिया क्या? एक कंक्लूडिंग पार्ट है, बड़ा अच्छा पार्ट है, आप इसको आप लिख सकते हो। तब ऑन द इंग्लिश पार्ट, while responsibility for the failure while responsibility for the failure of the CRISP mission thus rests squarely on the British, it remains true that the bulk of the Congress leadership and ranks were probably unenthusiastic about it from the beginning. Things, in fact, were now rapidly moving towards the total confrontation of the Quit India movement. अब now try to see कि आप मेंस के क्वेश्चंस को कैसे आप हैंडल करेंगे कि क्रिप्स मिशन को अगर क्रिप्स मिशन को और क्रिप्स मिशन को भारत छोड़ो आंदोलन को अगर जोड़ना हो, तो अगर हम इसको कहना चाहें कि अगर जो क्रिप्स मिशन की बातचीत जो टूटती है, एक भारत के विखंडन का खतरा था। किन किन मुद्दों पर क्रिप्स मिशन से बात हो रही थी कि पूर्ण स्वाधीनता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस। अब देखते हैं इसको होते हैं पूर्ण स्वतंत्रता, डोमिनियन स्टेटस। हम पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे थे या डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे? पहला पॉइंट। दूसरा, रियासत के राजाओं के प्रति, और हम क्या चाह रहे थे? हम चाह रहे थे पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन। दूसरा पॉइंट, तो कोई दिक्कत किसी को? तीसरा, रियल पावर भारतीयों को दी जाए, इस बात पर ब्रिटिश सरकार बिल्कुल तैयार नहीं थी। और देश जो डिफेंस था, डिफेंस में वह कुछ भी शेयर नहीं करना चाह रही थी, वो कुछ भी शेयर करने को तैयार नहीं थी। और जो वायसराय थे और जो बॉवेल थे कहते कमांडर इन चीफ, और वायसराय वो दोनों चाहते थे क्रिप्स मिशन फेल हो जाए। क्लियर? नॉट क्लियर? आज करें वो क्रिप्स मिशन क्लियर? ये दो सवाल है, आप इस सवाल को लिख लें। These two questions also. बोले क्विट इंडिया मूवमेंट, कम टुवर्ड्स द क्विट इंडिया मूवमेंट। जो क्रिप्स मिशन का फेलियर था, उसने एक चेंज लाया गांधी के एटीट्यूड में। जब क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है तो एक गांधी के एटीट्यूड में चेंज होता है। अब हरिजन में गांधी लिखते हैं 26 अप्रैल 1942 को कि whatsoever the consequences therefore to India, her real safety and British to lies in orderly and timely withdrawal from India। अब वो बोलते हैं कि उन्होंने हरिजन में जो लिखा 26 अप्रैल को कि अब whatever the consequences to India, the real safety lies in the orderly withdrawal from India। अब उन्होंने यह भी कहा how should be unadulterated non-violent non-cooperation मूवमेंट शुरू हो जाए अगेंस्ट जापानीज और पीपल से कहा नॉट टू बी क्वार्टर टू देम एंड टू बी रेडी टू रिस्क लॉस ऑफ सिविल लाइफ। तो गांधी ने यहां पर कहने की कोशिश की कि अब एक संघर्ष की बात शुरू हो गई है। जो एआईसीसी की मीटिंग हुई, उस एआईसीसी की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें डिफाइन किया गया कांग्रेस की पॉलिसी को डिफाइन किया गया। और यह डिफाइन करते समय कहा गया कि अब जो ब्रिटेन है वह मस्ट जो ब्रिटेन है वह एबंडन कर दे अपना होल्ड ऑन इंडिया में।
रेजोल्यूशन में जापान का नाम नहीं लिखा गया, ये कहा गया कि कोई फॉरेन इन्वेजन जो कि रजिस्टर किया जाए नॉन वायलेंट और नॉन कॉपरेशन से। गांधी ने फिर से लीडरशिप को एज्यूम कर लिया। गांधी हैज अगेन एज्यूम्ड द लीडरशिप। अब राजगोपालाचारी और उनके जो कांग्रेस सपोर्टर्स थे उन्होंने अडॉप्ट किया टू रेजोल्यूशन। फर्स्ट क्या है, रिकमेंडिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान। राजगोपालाचारी पाकिस्तान के एक्सेप्टेंस क्या है, एक सेटलमेंट किया जाए कांग्रेस और लीग के बीच में, और दूसरा रेस्टोरेशन ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट। जो कांग्रेस का रिकमेंडेशन हो रहा था, जो कांग्रेस और जो ये रिजोल्यूशन बन रहे थे, इन रिजोल्यूशन को देखते हुए यह साफ दिख रहा था कि जो दूसरा रिजोल्यूशन था वह विड्रॉ कर लिया गया एआईसीसी मीटिंग में। उन्होंने कांग्रेस लीग अकॉर्ड को रिजेक्ट किया बाय 120 वोट 15 और एक काउंटर रेजोल्यूशन पास के डिक्लेयर किया एनी प्रपोजल टू डिसइंटीग्रेट इंडिया। यह पाकिस्तान की प्रपोजल को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि इंडिया को डिसइंटीग्रेट करने वाला कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए। राजगोपालाचारी ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, उन्होंने कांग्रेस कमेटी से इस्तीफा दिया। राजगोपालाचारी कांग्रेस के पहले नेता थे जिन्होंने गांधी के एटीट्यूड को, जो जापानी इन्वेजन था, क्रिटिसाइज किया और पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने का। राजगोपालाचारी ने अपना इंटेंशन दिया कि रिजाइन करेंगे कांग्रेस से और फॉर्मली रिजाइन कर दिया। अब गांधी के एटीट्यूड को उन्होंने बहुत ही कहते हैं किया। अब गांधी 1942 में फिर कांग्रेस के अनडिस्प्यूटेड लीडर हो गए। उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा भारत को आप ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। कहा कांग्रेस को आप भारत को ना कांग्रेस के हाथ छोड़ो ना हिंदू के हाथ छोड़ो, इसको ईश्वर के हाथ में छोड़ो। अगर छोड़ दोगे तो सारी पार्टीज आपस में लड़ेंगी, उसके बाद कोई एक रीजनेबल एग्रीमेंट आ जाएगा। और हमें चाहे, हमको लगता है कि इस क्यास में से नॉन वायलेंस के माध्यम से रास्ता आएगा। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के कोलैप्स करने के बाद से गांधी ने मास मूवमेंट बंद कर दिया। नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स द मास मूवमेंट। गांधी अब मास मूवमेंट की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। अब गांधी जब मास मूवमेंट तरफ बढ़ना शुरू हो गए तो उन्होंने यह कहने की जरूरत, 7 जून को गांधी ने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आई वेटेड एंड वेटेड अंटिल द कंट्री शुड डेवलप ऑन the non-violent strength necessary to throw out the foreign yoke. Non-violent and shoot that. But my attitude has now undergone a change. I feel that I cannot afford to wait. If I continue to wait, I might have to wait to doomsday. I even at certain risk, which war also involved. I must people to resist the slavery. उन्होंने insist किया British must leave India. क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास होता 14 जुलाई। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन से सवाल हमारे सॉल्व होने की संभावना बढ़ रही है। तो लेट्स सी विद द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन किस तरह से पास हुआ, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 14 जुलाई 1942 पास हुआ। इसमें कहा गया जो ब्रिटिश रूल है इंडिया का वह इमीडिएटली समाप्त किया जाए। Only after the ending of foreign intervention there will be an agreement between different classes and communities. 1942 में कहा गया कि जब ब्रिटिश चले जाएंगे उसके बाद हमारा डिफरेंट क्लासेस कम्युनिटीज के बीच हमारा एक वार्तालाप हुआ। जो मीरा बेन थी, डॉटर ऑफ द ब्रिटिश एडमिरल, इनको भेजा गया दिल्ली कि वो वायसराय को एक्सप्रेस करें वर्किंग कमेटी रेजोल्यूशन के बारे में।
वायसराय ने उनसे मिलने से बात किया। जो लगा कि गांधी में हो गए हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि इस वॉर के समय में कोई भी रेबेल हम टॉलरेट नहीं करेंगे। अब इस वायसराय के बात लगा कि आराम से ब्रिटिश नहीं मानेंगे। अब उन्होंने जो अपना क्विट इंडिया मूवमेंट जो बनाया, जो रेजोल्यूशन आया, उस रेजोल्यूशन में कहा गया नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। उसी कहा गया एक समय आएगा जब इंस्ट्रक्शंस देने वाला कोई नहीं होगा। तो एवरी इंडियन हु डिजायर्स फ्रीडम एंड स्ट्राइव फॉर मस्ट बी द ओन गाइड अर्जिंग। जो आप बात करेंगे कि यह आंदोलन सेल्फ जनरेटेड था, सोशल स्कूल था, इसके लिए आपको जो मसाला मटेरियल मिल रहा है इसी से मिल रहा है कि जब कोई नहीं रहेगा इंस्ट्रक्शन के लिए तो आप अपना इंस्ट्रक्शन खुद दोगे। नो, कोई भी आदमी इस सरकार में विश्वास नहीं करेगा। I would not hesitate to go to the extremist limit if I find that no impression is produced on the British government or air powers। अगर उन पर कोई भी हमारा इंप्रेशन नहीं आ रहा है तो हम किसी भी एक्सट्रीम स्टेप पे आ सकते हैं। हर आदमी अपने आप को फ्री कंसीडर करे और एक्ट करे एज ही और शी इज फ्री। I'm not going to be satisfied with anything short of complete freedom। जैसे ही ये कांग्रेस का रेजोल्यूशन पास होता है, एआईसीसी मीटिंग जिसे राज्य विरोधी है, ज्यादातर लोग अरेस्ट करते हैं, गांधी, आजाद सब अरेस्ट करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति उस समय नेतृत्व देने के लिए नहीं दिया जाता है। तो जब जो वो फेज होता है, वह फेज जो है इस ऑर्डर होता है और जो मूवमेंट होता है उसमें क्राइम हो जाता है। तो अगर हम इस क्विट इंडिया मूवमेंट के इस कैरेक्टर को थोड़ा समझने की कोशिश करें, अगर हम देखें कि हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस भारत छोड़ो आंदोलन का चरित्र क्या था। गांधी जी अब 3-4 चीज आप नोट करिए, जस्ट नोट डाउन 3-4 थिंग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज हम इस सवाल को इस तरह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा 1942 का आंदोलन था वह कैसे पहले के आंदोलनों से फर्क होता है। तो यू स्टार्ट राइटिंग डाउन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस 1942। पहली बार गांधी जी पहली बार राजनीतिक हड़तालों का समर्थन करने के लिए तैयार हुए। द फर्स्ट टाइम गांधी रेडी टू सपोर्ट द पॉलिटिकल हड़ताल। जो वर्धा कमेटी रेजोल्यूशन थी ऑन 14th July had also introduced an unusual note of the social realism। You note down this Vardha Working Committee resolution of 14th July। Vardha, if I'm fast, you stop me because these things you need to know. Vardha Committee resolution 14th July। डेट आपको नहीं याद हुई तो फर्क नहीं पड़ेगा। Introduce an unusual role of social realism। social realism। उस सोशल रेडिकलिज्म में उन्होंने क्या बोला? इंट्रोड्यूस्ड said the princes, jagidars, zamindars and propertied and money class derived their wealth and property from the workers in the fields and factories to whom eventually power and authority must belong। It is the social message from the Congress। They wanted to write something from the social message of the Congress, which is a dramatically change from the earlier visions of the Congress। You are getting it कि जो वर्धा की जो एक रेजोल्यूशन कमेटी आई, उस कमेटी ने जो एक विद्रोह के स्वर थे उसमें उन्होंने कहा कि अब कि जो यह अमीर लोग हैं,
यह अपनी ताकत, अब इसको संविधान के अनुच्छेद 29B 29C से देखिए, 38 29B 29C, कि कैसे कांग्रेस से ही हमारा संविधान पैदा होता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, द वर्धा वर्किंग कमेटी रेजोल्यूशन ऑफ 14 जुलाई 1942 has introduced an unusual mode of social liberalism. The princes, jagirdars, zamindars, and proprietors and moneyed class derive their wealth and property from the workers in the fields and factories and elsewhere, to whom eventually power and authority must belong. You got this point? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? अगर हम इसको हिंदी में कहना चाहे तो 14 जुलाई की जो वर्किंग कमेटी वर्धा में हुई, प्रस्ताव में भी सामाजिक संघर्षशीलता का एक असामान्य स्वर था। राजा, जागीरदार, जमींदार और संपत्तिवान धनवान वर्ग अपनी धन संपत्ति, खेतों, कारखानों एवं अन्य स्थानों में कार्य करने वाले श्रमिकों से पाते हैं, इसलिए शक्ति और सत्ता उनको मिलनी चाहिए। क्लियर or not clear? Anyone has any doubt? लिख लो ना इसको, आगे चले। Tell me. Clear, not clear? गांधी जी क्या बोलते हैं? अब now let's see some of the Gandhi's statement to describe the character of this movement. इस सवाल character of movement आएगा, सवाल आपसे कोई फैक्चुअली पूछ रहा है, ये एनालिसिस आएगी आपको, ये कैरेक्टर ऑफ movement. Let's see two three statements of महात्मा गांधी. प्रत्येक भारतीय अपने को स्वाधीन समझे, लिखा हुआ, प्रत्येक भारतीय अपने अभिहरण में कि प्रत्येक भारतीय अपने आप को स्वतंत्र समझे, केवल जेल जाने से काम नहीं चलेगा, यदि आम हड़ताल करना आवश्यक हो तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। तो क्या वो गांधी जी पहली बार राजनीतिक हड़तालों का समर्थन करने को तैयार हो गए? अगर 28, 29 और 29, 40 के दौरान जो 1928, 29 और 1930 और 40 उस समय की तुलना में आज के गांधी के दृष्टिकोण का कंपैरिजन किया जाए तो गांधी के रवैये में एक बड़ा परिवर्तन। If I compare the attitude of Gandhi with 1928, 29, 30 and 40, then it was a huge change in his attitude. अगर कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग को देखें, राजा गोपाल सिंह 1942 से ही मुस्लिम लीग के साथ समझौता करना चाह रहे थे। इसके जो स्वाधीनता के बाद जनमत संग्रह के आधार पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, उनको इंडिपेंडेंस का अधिकार देने की मान्यता कह रहे थे। एक बड़ा अजीब गठजोड़ कम्युनिस्टों का था, वो भी ऐसा कुछ रवैया अपना रहे थे। उन्होंने बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में मुस्लिम लीग के साथ इस आधार पर संयुक्त मोर्चा बनाने की बात की कि जनसंख्या के किसी भी जो हिस्से को अल-अहदगी का अधिकार हो। तो अब अगर आप देखें तो कम्युनिस्ट राजगोपालाचारी किसके साथ थे? पाकिस्तान के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, पाकिस्तान के साथ। तो अगर इसको हम सेक्शनल देखने की कोशिश करें, अब यहां हम थोड़ा सुभाष और गांधी की समझ लेते हैं हल्का सा। जो चौथे दशक में कांग्रेस लगातार जो फांसीवाद का विरोध कर रही थी, जबकि अंग्रेज जो है स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और चेकोस्लोवाकिया, अंग्रेज क्या कर रहे थे? स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और चेकोस्लोवाकिया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया को यह लोग जर्मनी के हाथों बेच ऐसे दे रहे थे। तो जो कांग्रेस के प्रस्ताव हुए उसमें रूस और चीन के साथ उनकी सहानुभूति थी।
रूस और चीन, जो हम लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वॉर, रूस और चीन के साथ इनकी सहानुभूति और मित्र देशों के प्रति समर्थन व्यक्त कर रहे थे। अब यह गांधी जी ने कहा था कि मैं रूस और चीन के हार का कारण नहीं बनना चाहता, कि मैं रूस और चीन के हार का कारण नहीं बनना चाहता। उन्होंने अपना जो पत्र लिखा उसमें साफ साफ कहा था कि जापानी मुक्तिदाता हो सकता हूं, लेकिन वो कहा मुझे सुभाष का विरोध करना पड़ सकता है, क्योंकि सुभाष जर्मनी के साथ थे। अगर यह देखें तो रूस की पराजय और हिटलर की विजय, अगर हम देखें अगर रूस हार गया और हिटलर जीत गया, सुभाष चंद्र बोस की पूरी पॉलिसी ऐसी है, अगर रूस हार जाता है, हिटलर जीत जाता है, तो क्या यह विश्व रहेगा? एक बड़ा सवाल था, एक बड़ा प्रश्न था। अधिकांश देशभक्तों का विचार था कि मित्र देशों की पराजय से भारत का राष्ट्रीय होता हो तो अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अब अवसर का लाभ उठाया जाए या न उठाया जाए, अब जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि गांधी जी के सारे भी उपाय इस बात पर है कि उनको लग रहा था कि जर्मनी जीत रहा है। अब इस युद्ध के समय जब ये कांग्रेस का विस्फोट चल रहा था, जब कांग्रेस ने ये कुल इंडिया मूवमेंट छोड़ दिया, तो उस समय एक दमन की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि कोई ऑथेंटिक अकाउंट अवेलेबल नहीं है कि गांधी जी अरेस्ट के बाद मूवमेंट चलाया किसने। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, कांग्रेस हैज बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। तो एआईसीसी ने प्रपोज किया ए लॉज ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए एआईसीसी क्या हो रहा है, ये देखिए, रीड दिस। Peasantry should refuse to pay the land tax and obstruct the revenue and police officers to collect the tax. Even military measures should be rendered ineffective by the fight jungles. Non-sale of food crops, non-acceptance of paper money, emphasizing upon the people the danger of food and cloth payments, organization of the Swaraj Panchayat and bypassing revenue or police officers, roads and telegraphs and railways to be destroyed to defeat the British. लेकिन जो अपील थी, अगर हम अपील को देखें, उस अपील का लोगों को असर नहीं हुआ। कांग्रेस ने जो ये बैटल चल रहा था, इस बैटल का अगर देखा जाए तो एआईसीसी ने जो प्रपोज किया, जो प्रोग्राम प्रपोज किया आईसीसी ने, उस प्रोग्राम का कोई लोगों ने खास फॉलो नहीं किया। लोग अपने आप प्रोग्राम को फॉलो करने लगे, लोगों ने स्वतः पूर्ण अपने आरोप किए और इस पूरे के पूरे में हिंसा बहुत ज्यादा हुई। अगर हम एक जनरल रिव्यू देखने की कोशिश करें, you see a general review of the whole 1942 movement कि भारत छोड़ो आंदोलन में अगर गांधी जी की रणनीति देखा जाए तो गांधी जी हर आंदोलन के लिए बोलते थे कि पहले मैं वायसराय से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, उनसे मैं समझूंगा, उसमें 1-2 दिन का समय लगेगा। तो गांधी जी की जो रणनीति थी उसको इम्प्लीमेंटेशन के पहले ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो इनके निर्देश थे, अब गांधी जी के निर्देश क्या थे? सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित कर दे, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे, राजा महाराजा जनता की प्रसन्नता स्वीकार करें, रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे, राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ दें, छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब आजादी हो जाने तक अपने निर्णय पर दृढ़ से रह सके। तो जो 7 अगस्त को गांधी जी ने अपने निर्देश कांग्रेस कार्य में रखे, उनमें किसानों से कहा गया जिनमें साहस हो और जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो, वह माल गुजारी देने से इनकार कर दे। अब काश्तकारों ने क्या कहा? कांग्रेस मानती है जमीन उनकी है जो उसको जोतते हैं। इफ यू सी these wordings of the Congress, if you see these wordings of the Congress, if you see these wordings of the Congress, उस wordings of Congress से कांग्रेस का एक
इस आंदोलन के प्रति दूसरा दृष्टिकोण दिखता है, लेकिन उसके पहले ही सब गिरफ्तार हो गए। उसके गिरफ्तार होने के बाद यह आंदोलन जनता के हाथ चला गया। फिर जनता ने इस आंदोलन में जिस तरह से भी चाहा उस तरह से कार्य करने की कोशिश की। अब जो 1942 का आंदोलन है, इसमें कांग्रेस कितनी रिस्पॉन्सिबल है, और उस आंदोलन के बाद उपजी हिंसा में कांग्रेस कितने जिम्मेदार है। तो जो वायलेंट आउटब्रेक हुआ है वह कांग्रेस के नेताओं पर गिरफ्तारी का हुआ है। तो जब कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार हो गए और जनता ने अपने हाथ में कानून लिया, तो हाउ द कांग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल। हर आदमी ने यह इंसिस्ट किया था act on his own initiative. If you read the resolutions of the Quit India movement, हर आदमी अपने आप इनिशिएटिव लिया। इसका मतलब क्या हो गया, हर आदमी ने खुद अपने हाथ से काम किया। कांग्रेस का नेतृत्व उसमें कम जिम्मेदार था। Beyond the creation of a mental state, outbreak was the spontaneous. गांधी जी के अरेस्ट के बाद वो सब स्पॉन्टेनियस था। जो वायलेंट आइटम्स थे कैंपेन के, यह क्यों आ रहे थे? क्योंकि टेररिज्म ऑफ द गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट आतंकी हो गई थी। और गांधी जी के अरेस्ट करने के बाद लोग और ज्यादा उत्तेजित हो चुके थे। बहुत से छात्रों की हत्या हुई, बहुत से लोगों को उस समय मारा गया। तो कांग्रेस ने जिस तरह का डू और डाई का स्लोगन दिया, उस स्लोगन को लोगों ने पूरी तरह से अपने साथ लिया। अगर हम सारे फैक्ट्स को रिव्यू करें तो जो वायलेंट एक्ट 1942 था cannot be explained as insane and made as a funny on the part of people for the ruthless as a government, but really due to that whatever might have been its original character. Shortly merged itself with the revolutionary movement, जो हमेशा एक पैरेलल चला करता था गांधी के नॉन वायलेंट मूवमेंट के साथ। यह मूवमेंट 1 महीने से कम समय में क्रश कर दिया, 2 महीने में कोलैप्स कर दिया। लेकिन ये फेल्योर नहीं था, ये कहना फेल्योर है, इट इज नॉट फेल्योर। यह जो वर्ल्ड मास अफसर था 1942 का, यह उसने इंडिया को एक ऐसे बैक की तरफ ले गया कि जो अल्टीमेटली हमको आजादी की तरफ ले जाता है। तो जो 1942 का जो आंदोलन होता है वह हमको आजादी की तरफ लेके चला जाता है। तो जो एक, अब हम इसको, अगर हम इस आंदोलन को थोड़ा आर्थिक कारणों से जोड़ के देखते हैं, लेट्स सी एनालाइज सम इकोनॉमिकल इशू, तो इसके बगैर मजा नहीं आएगा हमको लिखने समझने। ये वॉर टाइम था। अगर हम उस वॉर टाइम को एनालाइज करने की कोशिश करें तो जो दक्षिण पूर्व एशिया में जो एक पूरी ताकत की, अगर दक्षिण पूर्व एशिया में जापान की जो विजय हो रही थी, उससे जो अंग्रेजों की जो इंग्लिशमैन सुप्रीमेसी थी वह चली गई। इंग्लिशमैन सुप्रीमेसी का जो कॉन्सेप्ट था वह डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जो मलाया सिंगापुर बर्मा, मलाया सिंगापुर बर्मा, यहां से जो यूरोपी भाग रहे थे, उन्होंने क्या किया, भागते समय सारे ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया, और जो लोग थे वहां के, जो सैनिक थे, उनको अपने हालत पर छोड़ दिया। तो उनके जो भारतीय नागरिक थे प्रभावित, उनको छोड़ दिया, और वो बड़ी कठिन परिस्थितियों में जंगल से पूरी तरह से दौड़ भाग के आए। और उससे क्या हुआ, उनके अंदर एक गुस्सा था, रोष था, देवर एंग्री, गुस्सा था, रोष, एंग्री विद द ब्रिटिशर्स, दे आर नॉट हैप्पी विद ब्रिटिश, और बहुत नाराज थे।
और जो लोग जब ये भाग रहे थे तो लोगों को लगा ब्रिटिश राज समाप्त हो गया, ब्रिटिश राज हो गए। The way the Europeans were running away from Malaya, Singapore, Burma, leaving behind all immigrants there, and they came with a lot of difficulties. They have a lot anger against them, and they thought the British Raj has been finished. यह 1942 में जनरल लोगों की मन है। आप इसको लिखिए एक पॉइंट। 1942 में 1942 में यह लोगों की जनरल एक सामान्य बना स्थिति थी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? पॉइंट वाइज देखो आप लोग। जो साउथ ईस्ट एशिया में रूट हुआ, जो विक्ट्री ऑफ एन एशियन पावर हुआ, इसने न केवल शैटर किया द प्रेस्टीज ऑफ द यूरोपियन पावर, इट नॉट ओनली शैटर्ड द प्रेस्टीज ऑफ द यूरोपियन पावर, it also reveals once again the gross racism of the rulers of India. The way Europeans in Malaya, Singapore, Burma ran away and controlled all forms of transport in their fight and left the Indians immigrant there to make their own way by they trekked from the jungle with a lot of difficulties. The result was that anti-white fury. क्या हो गया? एंटी व्हाइट फ्यूरी आ गई। अब इस तरह से जो एक्सपेक्टेशन हो गई कि ब्रिटिश राज वाज एंडिंग, दिस टिपिकल मेंटालिटी वाज इन 1942. इट वाज नॉट एक्सीडेंटल. द ईस्ट यूपी, वेस्ट एंड नॉर्थ बिहार, the region where the August rebellion against its maximum popularity was traditionally one of the catchment area of the Indian mid-levels go to South East. तो साउथ ईस्ट एशिया में लोग जाते थे, जो लेबरर्स जाते थे मेरे, वो ज्यादातर कहाँ पे थे? जहां पर आंदोलन तेज हुआ। You can correlate this issue. You can try to correlate this. जो लोग, जिन इलाकों में आंदोलन ज्यादा हुआ, वह इलाके थे जहां से ज्यादा लोग एज लेबर जाया करते थे। यूपी, नॉर्थ बिहार, यहां आंदोलन बहुत तेज था। एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉपुलेस स्टडी, जहां से जो प्रिंसिपल कैचमेंट एरिया था फॉर इंडियन माइग्रेंट्स लेबर गोइंग टू साउथ ईस्ट एशिया। इट इज वन इशू। क्लियर? चलिए दूसरी बात पे, सेकेंड पॉइंट एनालाइज कर रहे हैं आंदोलन के तेज होने में क्या क्या महत्वपूर्ण कारण थे और क्या क्या कारण थे। दूसरा, जो विदेशों में अंग्रेजों द्वारा अपने हाल में छोड़े गए जो लोग थे, जो स्वदेश लौटे थे, उन्होंने रेलगाड़ी में बर्मा के मोर्चे से घायल होकर जो लौटने वाले सिपाहियों को देखकर आम जनता में उस युद्ध के प्रति रोष की भावना बढ़ गई। ये कैसे रोष की भावना? युद्ध के प्रति रोष की भावना। तो जो रेलगाड़ियों में जो घायल सिपाही आ रहे थे, उनको देखकर आम जनता क्या होती, वो एंटी वॉर हो चुकी थी और उनके लिए विदेशी और उनके लिए जो ये शासन था वो अर्थहीन था और दुखों का कारण दिख रहा था। भारत में जो अंग्रेज, अमेरिकी और ऑस्ट्रेलिया का जो व्यवहार था, वह जन युद्ध में लड़े आदर्श योद्धाओं का, जो लोग लड़ रहे थे, the people who are, if you try to see this, the way the war has been happened there, with the train loads of wounded soldiers जो return करने from Burmese front,
वह क्या करे, एक मूड ऑफ एंगर आ रहा था, हॉस्टिलिटीज टुवर्ड्स वॉर आ रही थी। A vast majority of Indian was an alien and meaningless. अब देखो, जो vast majority of Indians थे, उनके लिए जो युद्ध था अर्थहीन लग रहा था, मीनिंगलेस लग रहा था। जो युद्ध सिर्फ उनको सफरिंग दे रहा था, सिर्फ उनको दर्द दे रहा था, और फॉरेन रूल के प्रति और घृणा जन्म रही थी। मेजॉरिटी ऑफ ब्रिटिश, अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स stationed in India certainly did not behave as idless crusaders in the People's War. उनके जो व्यवहार थे वो पीपुल्स वॉर की तरह के नहीं थे। वह किसको ऐसा कार्य नहीं कर रहे थे कि उससे कोई सम्मान की भावना उनके प्रति जन्मे। तो केस ऑफ रेशियल इल ट्रीटमेंट और जो रेप लगातार किए गए, उससे लोगों में और लगातार निराशा हुई। अब कांग्रेस रिपीटली प्रोटेस्ट करी थी अगेंस्ट मॉलेस्टेशन ऑफ वुमेन बाय फॉरेन सोल्जर्स। जो फॉरेन सोल्जर्स हमारी वुमेन का मॉलेस्टेशन करते, उस पे कांग्रेस लगातार आपत्ति दर्ज कर रही थी। अब इसके बीच प्राइस राइज हुआ, फर्स्ट पार्ट हो गया, आज दूसरा। इसके बीच एक प्राइस राइज हो रहा, मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही थी। जो मूल्यों में वृद्धि होने पर प्राइस राइज को उस समय एनालाइज करने की कोशिश करें कि जो प्राइस राइज था वह 60 पॉइंट राइज हो गया फूड ग्रेन्स में। शॉर्टेज ऑफ राइस हो रहा था, क्यों? बर्मा से इसका इंपोर्ट स्टॉप कर दिया गया था। तो राइस और सॉल्ट का शॉर्टेज, प्राइस राइस हो रहा था एंड सॉल्ट शॉर्टेज। राइस और सॉल्ट का शॉर्टेज हो रहा था, क्यों? बर्मा से उसका इंपोर्ट स्टॉप कर दिया गया था। ब्रिटिश जो अपने यहां एक मोस्ट इफिशिएंट वॉर इकोनॉमी रन कर रहे थे, उन्होंने यहां पर जो ब्रिटिश अपने यहां वॉर इकोनॉमी चला रहे थे, लेकिन इंडिया में ब्लैक मार्केट पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था। ब्लैक मार्केट लगातार चल रहे थे, ब्लैक मार्केट पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था। और जो प्रॉफिटिंग थी फूड में, यह प्रॉफिटिंग ऑफ फूड का 1943 में बंगाल में अकाल आ गया, बंगाल में पेड़ आ गया। बंगाल में अकाल आ गया और बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। जो फूड रिजर्व्स थे, वो फूड रिजर्व्स जो कंट्री के थे वो खत्म हो गए और सेना पूरा फूड खा गई। तो पूरा फूड रिजर्व था, सेना खा गई। तो जो कंट्री का फूड रिजर्व था वो पूरा का पूरा फूड रिजर्व खत्म हो गया। एक तरफ लगातार लोग कहते हैं कालाबाजारी कर रहे थे, उसको रोकने का कोई खास नहीं किया, और उस कालाबाजारी कारण बंगाल में अकाल आ गया। अब जो हमारे देश में सेनाओं का जमाव था मित्र देशों का, उससे क्या है कि वह सेना हमारा सारा खाना खा जा रही थी। 1942 के मध्य में अंग्रेजों को इस बात का विश्वास नहीं था कि जापानी आक्रमण से वह आसाम और बंगाल को बचा पाएंगे। 1942 के मिड में उनको नहीं लग रहा था कि जापानी अटैक से वह आसाम और बंगाल को बचा पाएंगे, और जो पीछे हट रहे थे तो वह लगातार पीछे हटते हुए वह जो छोटा नागपुर की जो एक सुरक्षा पंक्ति आम जारी कर रहे थे, अब उन्होंने वहां पर जाके, अब उसके साथ अगर रूस के कंपेयर करें तो रूस लगातार पीछे लोगों को असहाय छोड़ रहे थे, और रूस ने बांध को तोड़ दिया। रूस की जो देशभक्ति थी, जो नीपर बांध था, जो नीपर डैम था, वह उनके लिए एक बहुत बड़े सम्मान का प्रतीक था, उनके पंचवर्ष योजना का। उन्होंने उसको उड़ा दिया, लेकिन अंग्रेजों ने पीछे हटते समय कोई ध्यान नहीं रखा कि यहाँ के लोगों के साथ क्या होगा।
जब उनको लगा कि वह जापानी आक्रमण से असम बंगाल को बचा पाएंगे, इसको शंका हो गई, उनको विश्वास नहीं था, तो पीछे अपने छोटा नागपुर पठार की सुरक्षा पर में आड़े में जाने की तैयारी कर रहे थे। तो रूस एक देशभक्तिपूर्ण युद्ध लड़ रहा था, भारत में इसका कोई दौर था। और बंगाल के बहुत से इलाकों में जो वर्षा के समय में घरों के बीच संपर्क के लिए नाव का इस्तेमाल होता, बोट्स, दे यूज द बोट्स even for having a contact with the transport with the houses, they use the boats. Those boats have been captured by the Britishers. उससे क्या हो गया कि लोगों के लिए अपने आपस के ट्रांसपोर्ट खत्म हो गए। अब भारत का जो युद्ध था उसमें हमने लास्ट टाइम बात की थी कि युद्ध वॉर से प्रॉफिट होता है, वॉर से प्रॉफिट होता है फॉर सेटिस्फेक्शन को। तो जो ऐसे लोग थे जिन्हें युद्ध से लाभ हुआ, खासकर जिनको युद्ध का ठेका मिला, ये लाभ युद्ध की पूरी अवधि में होते रहे। लेकिन 1942 में एक ऐसा टाइम आया जिसमें इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए कई बातें महत्वपूर्ण हो गई। मलाया और बर्मा में होने वाले घाटियों में, जो मलाया और बर्मा में घाटा हुआ, मलाया और बर्मा में जो ट्रेडिंग जो मारवाड़ी थे उनको घाटा हो गया। उस घाटे को होने का वो घबरा गए। अब जिस घाटे अब ऐसा जब कोई इस वॉर को फायदा हो नहीं रहा था, तो अतिरिक्त लाभ की आशा में जो बंगाल, रंगून और कुर्बान अनुभव था उन्हें कतई पसंद नहीं था। तो जो मलाया और बर्मा में हमारे मारवाड़ियों को नुकसान हुआ, उस नुकसान ने भी उनको अंदर से चला दिया। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर जो कैपिटलिस्ट तत्व थे वह अपनी कैपिटल को जापानी इन्वेजन से बचाना चाहते थे। वो अपनी कैपिटल को जो जापानी इन्वेजन था उससे बचाना चाहते थे, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इस बात पर कोई बहुत बड़ा रिसर्च अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल वॉर सिनेरियो, तो भारतीय व्यापारी को एक वक्त ऐसा था जो आंदोलन को एक समर्थक देने को तैयार हुआ और जो चाहता था कि अंग्रेज बाहर निकल जाए, इसके बाद यह आंदोलन रुक जाएगा। अगर आप इस टोटलिटी को समझने की कोशिश करें, तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच आर इन्फ्लुएंसिंग टू दिस मूवमेंट। अगर हम इस सवाल को टिल्ट करें, which are the various factors which are supporting this Quit India movement? That's why the Quit India movement has gone to such an extent that it touched to various sections of the society. अगर इस सवाल को इस तरह से देखें, अगर हम देखिए, जैसे लास्ट पॉइंट हम पूरा सोर्स बनाने की कोशिश करते हैं कि जो इंडियन बिजनेस थे ये जनरली प्रो वॉर होते थे, और यह 2 साल पहले ट्रू वॉर थे। लेकिन जो लॉसेस इनकर्ड हुआ इन मलाया एंड बर्मा, इट हैव स्ट्राइकन द बनियास एंड मारवाड़ी टू द सोल, एंड ए वॉर व्हिच यील्ड्स नो प्रॉफिट्स in the circumstance of excess profit tax, and which is accompanied by the sacrifices experienced Singapore and Rangoon, it is not at all to their taste. So now you see why we are anti-war. Got it? इसको क्लियर नहीं हुआ? Anyone has any doubt? It's completely clear. बोलो, बोलिए, जल्दी बोलिए। Now your 1942 is almost done. मेरे ख्याल से इतना बहुत है आज के लिए. In case you want to have the next topic, then I will have to take another half an hour. Tell me what you want. बोलिए।
तो दो तीन चीजें हमने बताने की कोशिश की आपको इस लंबे से पूरे पूरे लेक्चर में। एक तो कई समानांतर सरकारें जो बनी, पैरेलल गवर्नमेंट्स हुई, कई समानांतर सरकारें भी बनाई गई, कई पैरेलल गवर्नमेंट्स हुई। वो पैरेलल गवर्नमेंट्स थी बंगाल में, बंगाल आप लिख लें इसको, तीन चार जो बनी थी। बंगाल के मिदनापुर जिले में तामरुक नामक स्थान पे हुई, सतारा में हुई। भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता की हिस्सेदारी और समर्थक एक अलग लेवल पहुंचा। अगर हम अर्लियर के भारत छोड़ो आंदोलन में देखें तो पूर्ववर्ती आंदोलनों की तरह इस भारत छोड़ो आंदोलन में जो युवा वर्ग है काफी सक्रिय रहा। मुसलमानों की भागीदारी जरूर उसमें कम रही, क्योंकि उसमें कश्मीर उसका पाकिस्तान को उल्टा तेज चल रहा था। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था या संगठित था, यह बड़ा सवाल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर हम 1920-22, 1930 और 1942 इन तीनों आंदोलनों को कंपेयर करें तो जो स्वतः स्फूर्त थी, जो सेल्फ जनरेशन था, इस आंदोलन में बहुत ज्यादा था। और इस बात की पूरी गुंजाइश कांग्रेस ने छोड़ दी थी कि जब हम न रहे तो आप आंदोलन को अपने हाथ में, अगर हम इसको हम कांग्रेसी आंदोलन की तरह से देखने का, जो गांधीवादी जन आंदोलन उसको देखें तो उसमें क्या करता था नेतृत्व, वह एक प्रोग्राम की एक डिजाइन बना देता था, एक प्रोग्राम की रूपरेखा बना देता था, और उसके बाद उसका कार्यान्वयन था वह लोकल लेवल के लोग करते थे, स्थानीय लेवल के लोग करते थे। उसका कार्यान्वयन कौन था, वह लोकल लेवल के लोग उसका कार्यान्वयन किया करते थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुए किसी एक संघर्ष की तैयारी का जो अनुमान है वह उसी समय किए गए जो संगठन के कार्यों से नहीं लगाया सकता है। इसके लिए हमको समझना होगा पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का जनता पर कितना प्रभाव पड़ा, उसको कितना समर्थन मिला। 1942 का जो आंदोलन था, इसका जो रूपरेखा था, द होल स्ट्रेटजी, द होल प्रोग्राम इज नॉट क्लियर। द रीजन बीइंग द लीडरशिप वाज नॉट हैविंग द टाइम टू एक्सप्लेन इट। लीडरशिप वाज नॉट हैविंग टाइम टू एक्सप्लेन इट कंप्लीटली। लेकिन 8 अगस्त 1942 का जो कांग्रेस का प्रस्ताव था उसमें साफ साफ कहा था एक ऐसा समय आ सकता है जब निर्देश जारी करना संभव न हो सके, निर्देश लोगों तक न पहुंच सके, कोई कांग्रेस कार्य समिति न हो। इस समय हर आदमी को दिए गए निर्देश की बाउंड्री में अपना काम खुद करना होगा। दूसरा, कांग्रेस इस आंदोलन के 1937 के बाद से काम कर रही थी। कांग्रेस 1937 के बाद से इस बारे में काम कर रही थी, और 1942 की जो हिंसा है उसको हम कांग्रेस की हिंसा, कांग्रेस का नॉन वायलेंस है, उसको हम 1942 के वायलेंस से कैसे हम एक सिमेट्री बैठाने की कोशिश करें। पहली बात तो यह है कि हर आदमी इसमें हिंसक नहीं था। There was a good amount of people who refused to take part in the violent activities. और जिन लोगों ने वायलेंट एक्टिविटीज का पार्ट किया वो सर्कमस्टांसेस से किया। It was a great deal of the acceptance की परिस्थितियां ऐसी बन गई थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे। अब एक बात कहा जाता है कि टेलीग्राफ का तार काटना, ब्रिज को गिराना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे हल्ला करना, क्या यह हिंसा है? तो जब तक कोई हिंसा नहीं होती तो किसी को जान का खतरा न हो। गांधी जी ने भी 1942 के वायलेंस को क्रिटिसाइज करने से इनकार कर दिया। उनका था यह सत्ता की बड़ी हिंसा का एक जवाब है, सत्ता की एक बड़ी हिंसा का यह जवाब है, सत्ता की एक बड़ी हिंसा का यह जवाब है।
की बड़ी हिंसा का यह एक जवाब है। एक फ्रांसिस हाकिंस, एक राइटर, ने कहना है कि गांधी की स्ट्रेटजी थी नॉन वायलेंस। उनको लगता था कि हिंसा से जन भागीदारी घटती है, लेकिन इसमें जन भागीदारी नहीं घट रही थी, इसने गांधी से क्रिटिसाइज करने से इनकार कर दिया। अब इस आंदोलन के बाद आजादी की बात एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। अब अगले आने वाले समय में सारी बातचीत सिर्फ इस बात पे हुई कि भारत को आजादी कैसे मिले। आई थिंक सिर्फ फॉर द डे।